मेरे YouTube चैनल के लगभग 40% सब्सक्राइबर्स एनआरआई हैं और 10% सब्सक्राइबर ने मुझे रेकमेंड किया है कि मैं एनआरओ और एनआरई अकाउंट्स पे एक वीडियो बनाऊं। तो आज इस वीडियो में हम एनआरओ और एनआरई अकाउंट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या रूल्स हैं और इनके क्या फायदे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि मेरे वीडियोस के लाइक्स की तरह इस वीडियो की भी रिकमेंडेशन सिर्फ एक नहीं की थी, पर क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ 10 हैं तो ये 10% हो जाता है। और यही मैथ्स की ट्रिक है जिसे हर जगह यूज किया जाता है। जब बेस बड़ा हो तो एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करो और जब छोटा हो तो परसेंटेज। इसलिए इंडिया अपने वैक्सीनेशन नंबर्स क्रोर्स में बताता है और इजराइल और न्यूजीलैंड जैसे देश परसेंटेज में। तो आइए अपने वीडियो पे लौटते हैं। एनआरओ और एनआरई अकाउंट्स एनआरआई खुलवा सकते हैं और एनआरआई वो इंडियंस हैं जो कि साल के एटलीस्ट 183 डेज देश से बाहर रहते हैं या वहां कमाई करते हैं। एनआरआईज की हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इनकी भेजी हुई इनकम हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है और ये हमारे देश के फॉरेक्स रिजर्व के इंपॉर्टेंट सोर्स भी हैं। तो इसलिए एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स के जरिए सरकार इनको कुछ बेनिफिट्स देती है। एनआरओ और एनआरई अकाउंट 1999 के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या फेमा के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। फेमा का मेन मोटिव है फॉरेक्स रिजर्व में स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी लाना। इसलिए इन अकाउंट्स के फीचर ऐसे हैं कि बाहर के देश का पैसा आसानी से हमारे पास आए, पर हमारे देश में जनरेट किया हुआ पैसा कंट्रोल्ड वे में ही बाहर जाए। और ये आप इन अकाउंट्स के फीचर देख के समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल या एनआरई डिपॉजिट अकाउंट को देखते हैं, जिसके फीचर्स अच्छों के मुंह में पानी ला देते हैं। ये अकाउंट सबसे ज्यादा लीनियंट है और इसमें आपको सबसे कम रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है। इस अकाउंट को ओनली एनआरआई या फिर 2 एनआरआई मिलकर एक जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें एक बड़ी बात यह है कि आप इसमें पैसा सिर्फ बाहर के अकाउंट या किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट अकाउंट से ही जमा कर सकते हैं। इंडिया के किसी सेविंग अकाउंट से इसमें पैसा नहीं डाला जा सकता है। इसमें आप दूसरी करेंसी से पैसा डाल सकते हैं, पर इसमें बैलेंस इंडियन रुपीस में ही मेंटेन होता है। आप इस अकाउंट से पैसा फ्रीली किसी लिमिट के बिना कहीं भी भेज सकते हैं, भले ही वो दूसरे देश का अकाउंट हो या दूसरा नॉन रेसिडेंट अकाउंट या कोई भी इंडिया का सेविंग्स अकाउंट। और इसका एक फायदा है कि बहुत सारे बैंक्स इस अकाउंट में फॉरेक्स ट्रांसफर पे सबसे कम फी लगाते हैं। अब देखते हैं कि एनआरई अकाउंट को क्या स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट मिलती है। इस अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सेविंग्स अकाउंट या टर्म डिपॉजिट से होने वाला रिटर्न कंप्लीटली टैक्स फ्री है और आपको इंटरेस्ट भी बाकी इंडियन अकाउंट जितना हाई मिलता है। अगर आप इसे यूएस, यूरोप या जापान के बैंक से कंपेयर करेंगे तो ये रिटर्न्स बहुत हाई हैं, पर बाकी एसेट्स जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट इनकम पे टैक्स लगता है एज पर इनकम टैक्स रूल्स। अब हम देखते हैं कि नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी या एनआरओ डिपॉजिट अकाउंट क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपके इंडिया में भी कुछ इनकम है तो आप उसे ओनली एक एनआरओ अकाउंट में ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये अकाउंट भी एनआरआईज खुलवा सकते हैं, पर आप जॉइंट अकाउंट अपने किसी रेसिडेंट इंडियन फैमिली मेंबर के साथ भी खुलवा सकते हैं और इस अकाउंट में भी आपका पैसा इंडियन रुपीस में ही मेंटेन होता है। एनआरई अकाउंट्स की तरह आप इसमें भी बाहर के अकाउंट या दूसरे नॉन रेसिडेंट अकाउंट से फंड डिपॉजिट कर सकते हैं, पर इस अकाउंट से आप देश के बाहर या किसी दूसरे एनआर अकाउंट में एक साल में मैक्सिमम 10 लाख यूएस डॉलर ही भेज सकते हैं, जो कि अभी के एक्सचेंज रेट के मुताबिक लगभग 7.5 करोड़ रुपए होती है। आपको अगर इससे ज्यादा पैसा बाहर भेजना है तो आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि एनआरओ अकाउंट से किसी एनआरई अकाउंट में या दूसरे देश पैसा भेजने पे क्या ध्यान देने वाले रूल्स लगते हैं। पहला ये कि इसमें 10 लाख डॉलर्स की लिमिट होती है। दूसरा ये कि आप जब भी ऐसा करेंगे तो आपको कुछ फॉर्म्स फिल करके बैंक या आरबीआई को देने पड़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके इंडिया में होने वाली इनकम फेमा और इनकम टैक्स रूल्स को कंप्लाई करे। एनआरओ अकाउंट को कोई स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट नहीं मिलती। सेविंग्स और टर्म डिपॉजिट से होने वाली इनकम पे सीधे 30% इनकम टैक्स और सरचार्ज लगता है और बाकी एसेट्स से होने वाली इनकम पे भी रेगुलर इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक
टैक्स पे करना होता है। अब कुछ टिप्स। पहला ये कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो उसे आप एनआरई या एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपना एनआरई अकाउंट ओनली कमर्शियल बैंक्स में ही खुलवाएं और बाकी बैंक्स जैसे कि कोऑपरेटिव और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स को अवॉइड करें। तीसरा ये कि बहुत सारे बैंक में आप एक साथ एनआरओ और एनआरई अकाउंट दोनों खुलवा सकते मेंटेन कर सकते हैं और ऐसा करने से आप अपने फंड्स बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। चौथी टिप ये कि आप अपने एनआरओ अकाउंट में उतना ही फॉरेन करेंसी डालें जिसकी आपको जरूरत हो। मैक्सिमम फॉरेन इनकम आप अपने एनआरई अकाउंट में रख के टैक्स फ्री इनकम अर्न करें। फिर ये कि आप जिस देश में हैं उसके भी रूल्स जान लें कि वो आपकी इंडिया में होने वाले इनकम की कैसे टैक्स ट्रीटमेंट करती है। और फाइनल बात ये कि इस वीडियो की इंफॉर्मेशन को ओनली गाइडेंस की तरह लें और इसको 100% सही या कंप्लीट ना माने। इन अकाउंट्स को खोलने के लिए आपको पासपोर्ट, वीजा, जिस देश में रहते हैं वहां का कोई लोकल एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। या तो आपको इस सब डॉक्यूमेंट को साइन करके बैंक को कुरियर करना होता है या फिर बहुत सारे बैंक आजकल स्कैन्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी ईमेल के थ्रू भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप IDFC के साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब देखते हैं कि जब आप वापस इंडिया सेटल होने के लिए आए तो क्या करना चाहिए। क्योंकि एनआरओ अकाउंट में ज्यादा फायदा नहीं है तो आप उसे क्लोज करवा लें या उसको सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट करवा लें। एनआरई अकाउंट आप कुछ दिनों तक कंटिन्यू कर सकते हैं या जब तक कि बैंक आपसे वापस KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स न मांगे। अगर हम सबको समराइज करें तो एनआरओ अकाउंट आपको इंडिया से होने वाली इनकम को डिपॉजिट करने के लिए चाहिए और एनआरई अकाउंट अपनी इनकम पे मैक्सिमम टैक्स फ्री इंटरेस्ट अर्न करने और पैसा किसी भी वक्त अपने पास फ्रीली वापस लाने के लिए चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।